ऑथर और थिंकर तारिक फतेह के अपने शब्दों में तारिक फतेह एक इंडियन हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, एक पंजाबी हैं जिसने इस्लाम में जन्म लिया, कनाडा में एक इमिग्रेंट हैं जो मुस्लिम समाज को जगाने का काम करते हैं। तारिक फतेह कहते हैं कि वो एक मुस्लिम हैं जिसके पुरखे हिंदू थे। तारिक फतेह पाकिस्तान के क्रिटिक हैं। उनकी स्पीचेस पर पाकिस्तान में पाबंदी है। 1960 और 1970 के दशकों में तारिक फतेह को पाकिस्तान में जेल जाना पड़ा था। 1977 में तारिक फतेह पर पाकिस्तान में देशद्रोह का चार्ज लगा था। 10 साल सऊदी अरब में रहने के बाद तारिक फतेह कनाडा में बस गए। कनाडा में तारिक फतेह कॉलम और किताबें लिखते हैं, एक टॉक शो करते हैं, अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। भारत में तारिक फतेह काफी पॉपुलर हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आलोचक हैं। आपकी अदालत में तारिक फतेह अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि पाकिस्तान की नजर में ये इंडिया के एजेंट हैं। अब तारिक साहब, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, वहाँ की मिट्टी में खेले, वहाँ पढ़े बड़े हुए, लेकिन हर बात पे, और ये इल्ज़ाम मेरा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का है, हर बात पे आप पाकिस्तान के बारे में कुछ कमेंट करते हैं। अब देखिए, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है, लेकिन आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह बड़ा अच्छा किया। मैं आपको करेक्ट कर लूं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने उस सरजमीन पे हमला किया जिस पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपेशन की हुई है। हिंदुस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान का। तो जब हिंदुस्तान की फ़ौज उस इलाके में जाती है जो वो अपनी शराफत में अब से 70 साल तक चुप करके बैठे हुए हैं कि कारगिल में जब वो उस लाइन को पार करके पाकिस्तान का सत्यानाश कर सकते थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उसने हिंदुस्तान की फ़ौज को एक प्रोफेशनल आर्मी के तहत कहा कि सबक सिखा दिया गया, अब रुक जाओ अब। लेकिन ये सुधर नहीं सकते पाकिस्तानी, वो इसलिए कि पाकिस्तान है ही हिंदुस्तान। दरियाए सिंध पाकिस्तान में बहता, गंगा में नहीं बहता। अगर बरतानिया और बरतानिया के एजेंट सूअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उसके सूट अच्छे थे, हम क्यों बर्दाश्त करें? हम तो नहीं पैदा हुआ, हमारी तो मजबूरी थी कि हमें हमारे वालिद और दादा और परदादा और परनाना जो 5000 साल से हम हिंदुस्तानी हैं, आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी और कह दिया कि अब तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान किस चीज़ का? पाक क्या चीज़ है? अफ़गानिस्तान होता है अफ़गान के मुल्कों का, कज़ाकिस्तान है कज़ाक के मुल्कों का, बांग्लादेश है बंगालियों का। पाकिस्तान क्या है? नापाक लोगों की जगह है। मैं कहता हूँ आपको, देखिए, इसीलिए आपकी बातों से पाकिस्तान के लोग खफा होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। देखें, जो मुल्क झूठ पे बना और नफ़रतों पे उसकी बुनियाद रखी, और वो नफ़रत ये थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान का जो इस्लाम था, जिसे मैं वैदिक इस्लाम कहता हूँ, जिसमें अमन और शांति और हिंदू के साथ भाईबंदी का था, उसको तोड़ने वाले अवध के वो नवाब और यूपी और बिहार के वो नवाब जिनकी डंडी उड़ने वाली थी जमहूरियत के चक्कर में, उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कई सरहदों पे बना लेते। ये जो आपने जाके बनाया जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, बादशाह खान की, जहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग हारी,
जहाँ सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर को जहर दे के मार दिया अल्लाह बख्श उमरों को, जो बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था उस पर पाकिस्तान फौज ने कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान तो इज़ एन एक्रोनिम, पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक जहनियत है। वरना मुझे बताइए तारीख में कौन लोग कहलाते हैं पाक? या तो हम सब पाक हैं या सब नापाक हैं। पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है, पाकिस्तान से दरियाए सिंध आपसे छिना है, और सिंध के बगैर हिंद हो कैसे सकता है सर? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ये बिल्कुल सही था और थोड़ा और अंदर जाना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें आखिर मुल्क भी चलाना होता है, हिकमत भी कोई चीज़ होती है, समझदारी भी है। एक तरीका हो सकता है कि आप मनमोहन सिंह बन जाएं, कि आपको अपना गांव याद आता रहे कि मेरा पिंड बड़ा चंगा सी। दूसरा आप होंगे कि लोग कहेंगे चाय वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, उसने बना के दिखा दी कि चाय कैसे बनती है और मुल्क कैसे बनता है। तो मैं पाकिस्तान में दो शरीफ हैं, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ, और उनकी शराफत को भी आप नहीं मान रहे? देखिए मैं दोनों शरीफों को बता दूं, एक वाकई शरीफ है क्योंकि वो तो फैक्ट्री वैक्ट्री चलाने वाला, बिरयानी खाने वाला, निहारी खेलने वाला क्रिकेटर था। उसको कौन लेके आया? जनरल ज़ियाउल हक। वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। इनके अपना कुछ भी नहीं है, पूरा पाकिस्तान की दौलत लेके ये पंजाब में अपना बना रहे। इनको पता है पाकिस्तान टूटने वाला है, इसीलिए तमाम पाकिस्तान की दौलत इन्वेस्ट होती है पंजाब में। रोड, रेलवे लाइन, बड़े बड़े महल, अमन की आशा की तमाशा वाली आंटियां जो आती हैं यहाँ पे, ये सब पंजाब कर रहा। आप खेल, आपके यहाँ कौन सा आ गया? कभी आपने बाचा खान की बेटी को बुलाया यहाँ? बाचा खान की डॉटर इन लॉ को बुलाया आपने कभी यहाँ? आप किसको बुलाते हैं? वही लोग जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान को, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो अच्छे से कपड़े पहन के आके थोड़ी सी उर्दू बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कमाल है, ये तो उर्दू बोल रही, तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा। आप कह रहे थे कि इन दो में से एक शरीफ है तो दूसरा बदमाश है। मतलब एक आदमी जिसका जो कमांडर इन चीफ आर्मी का है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा इधर आ जा बे, वो आ जाता है तो कहता है सर की करना है? बोला खड़े होकर 3 दफा उठक बैठक लगाओ। कहते उठक बैठक लगाऊंगा। सर नौकरी से नहीं निकालना सर, बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बनाओ सर प्लीज। आप एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर है, वो खटखटाते और जनरल बदमाश का सेक्रेटरी उससे कहता टाइम नहीं है भाई। ने कहा यार 2-4 रुपए ले ले। ना चपड़ासी ऑफ द कमांडर इन चीफ डिफेंस मिनिस्टर को निकालता है। वो बाहर निकल के क्या कहता है? बम मार देंगे इंडिया पे, न्यूक्लियर। उसको क्या पता न्यूक्लियर बम होता क्या है? नहीं, और मैं आपको बताऊं वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, देखिए 3 दिन पर उन्होंने कहा कि हमारे पास में टेक्टिकल वेपन्स हैं, हमने ये शो पीस के नहीं रखे। हाँ, और जैसा मौका आएगा हम अगर जंग स्टार्ट की तो हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। सर ये इतना जाहिल आदमी है, मैं बताऊं। देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक तो लोग मतलब नहीं समझ रहे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मींस कि वो न्यूक्लियर वेपन जो 20 किलोमीटर दूर मारा जा सके। ना, आई एम नॉट जोकिंग। That is why tactical nuclear weapons, no country on earth has tactical nuclear weapons except these rascals. क्यों? या तो इसको पता नहीं है कुछ और ये अपनी जमीनों की वजह से डिफेंस मिनिस्टर बना, या हमारी बदनसीबी के हमारे पड़ोस में इस किस्म के पागल खाना बना हुआ है कि just imagine what he's saying, we can use it. But he can use it on his own territory, sir. He is saying that we will bomb Pakistan. कि अगर इंडिया की फौज आई तो हम अपनी जमीन, इंडिया की फौज का भूटान जाएगी तो मारेंगे। इंडिया की फौज अगर घुसी पाकिस्तान में, कश्मीर तो हम ले ही लेंगे, पाकिस्तान में घुसी तो हम पाकिस्तान को मारेंगे।
और ये सबूत है कि इट इज़ अ डेथ कल्ट that has been indoctrinated into the Pakistani Punjabis mind. लेकिन अब उन्होंने अपनी बात बदली है, उनको याद नहीं आया होगा उन्होंने कल, लेकिन झूठ बोलने का मैंने आपसे, अब वो कह रहे हैं कि अगली बार अगर हमला किया तो मारेंगे। वो तो आपके यहाँ लखनऊ में कहते थे इबकी मार, वो पिटता था, पठान मार के चला जाता था, कहता इबकी मार क्या। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इनका प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपसे कि सच बोलने में याद नहीं रखना पड़ता तो टेंशन नहीं रहती, झूठ बोलने में ये याद नहीं रहता कि किससे क्या झूठ बोला था। तो अगर उसने राइटर्स को एक बात की तो वो तो गोरा समझ रहा है, एएफपी वाला भी वही है, सारे गोरे एक ही जैसे लगते हैं बेवकूफ़ों को, तो उसको ये याद नहीं कि किस शख्स से क्या झूठ बोला था। तो उससे स्ट्रेस भी हो रहा है, डायबिटीज़ भी हो रही है, हाइपरटेंशन भी हो रही है, बीवी भी तंग आई हुई है, शक्ल भी ख़राब है, तो आप क्या कहेंगे, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, टैक्टिकल वेपन्स। लेकिन अब मैंने देखा इमरान खान मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कुछ नहीं संभलेगा, मैं बताऊंगा इंडिया को कैसे ठीक करना। अरे साहब, जाके किसी से इश्क लड़ाएं या क्रिकेट खेलें, ये किस चक्कर में आए? हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी। इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट कमेंट, but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially Indian women, क्योंकि वो सब इम्मी आंटी हो जाती, इमरान खान आया है हमारा। मतलब आप बताइए, एक आदमी 62 साल की उम्र में दूल्हा बना और घोड़े पे चल के आया, और फिर तलाक हो गई, लड़की ने फेंक दिया उठा के उसे बाहर, वो फिर बैठा हुआ। भाई आपको अगर 60 साल की उम्र में जब सठिया जाना, ऐसे ही कहते ना, ऐसे तो नहीं कहते कि बंदा सठिया गया, 60 साल का हुआ सठिया जाता था। आजकल दवाइयाँ अच्छी तो हमारे जैसे लोग जिंदा हैं। तो वो 62 साल की उम्र में बारात लेके जा रहा है। अरे हमारे यहाँ तो पुराने राजा नवाब के 18 साल के बच्चे जाते थे, बल्कि 6-6, 7-7 साल के भी जाते थे कि बड़े होके इनकी शादी होगी। इसको शर्म नहीं है, हया नहीं है, सियासत में आ गया। बेईमान लोग हैं ये। वो पंजाबी हैं जो पश्तो बनना चाहते हैं, जैसे आपका मुशर्रफ दिल्ली वाला है, वो पंजाबी बनना चाहता है। ये वो पंजाबी जो कहते हैं हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हम पश्तों पठानों की तरह बोलेंगे। दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनका आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप देखिएगा, कोई दिल्ली वाला पंजाबी एक्सेंट में कभी किसी ने बात की है? कोई दिल्ली से है यहाँ? सारे। तो कोई आप पंजाबी एक्सेंट से बोलेगा? कोई भी नहीं। ये मुशर्रफ कहां से आ गया पुरानी दिल्ली से, पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलता है पंजाबी एक्सेंट में। सब के सब झूठे हैं। अगर इनमें मुशर्रफ साहब ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद मुशर्रफ साहब का तो ये कहना है कि अगर मैं होता तो मैं ठीक कर देता। अरे तुम होते मुशर्रफ तो ज्यादा से ज्यादा अकबर बुगटी का खून करते। ये मुंह और मसूर की दाल, 80 साल के आदमी को गार में पॉइजन गैस से मार दिया तुमने, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, जाके अभी वीडियो चल रहा है आजकल, बेढंगा सा नाच कर रहा है अपनी बीवी के साथ। ना नाचना आता, ना खाना आता। आपने कहां से कचरा भेज दिया पाकिस्तान। इसी को यहीं दिल्ली रखते, कहीं हलवाई की दुकान होती पुरानी दिल्ली में, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनवा के भेज दिया आपने। लेकिन अगर इसी तरह के लोग रहेंगे तभी तो फिर हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम तकरीर करते हैं और पाकिस्तान की सरजमी पे बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देते हैं। हाफिज सईद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर। हाफिज सैयद सलाउद्दीन इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये किस चक्कर में आप लोग को समझ में नहीं आ रही हिंदुस्तानियों को। आप लोग तो एक तो पता नहीं डीप फिलॉसफी में चले जा रहे हैं। हमको आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो लोग जो 30 लाख बंगालियों को 10 महीने में मुसलमानों को मार सकते हैं, वो अपने माँ बाप को बेच सकते हैं। और मैं आप बताऊं आपको, अभी तो मेरे बंगाली मुसलमान बहन भाइयों की आहें पहुंची नहीं है खुदा तक। जब पहुंचेंगी और वो करेगा तब हशर होगा, देखिएगा। जिसने जिन बच्चियों को रेप किया इस्लाम के नाम पे, उनका हशर एक ही जनरेशन में ख़त्म हो जाता है।
अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बलोच बच्चों को मार के जहाज से फेंकते हैं ज़मीन पे, उनकी बच्चियों को रेप कर रहे हैं आप, बस ये कह के कि ये काफिर है। हम तो, हमारी तो तहजीब होती कि बहुत ही खूबसूरत लड़की हो तो कहते थे काफिर हसीना। हाँ, क्या काफिर वो बनाई है निहारी हैं। अब वो काफिर वर्ड को उन्होंने इतना नेगेटिव किया कि बच्चों को मार रहे हैं कि काफिर नहीं है। एक मुसलमान दूसरे को मार रहा है। सीरिया में कोई हिंदू मार रहे हैं मुसलमानों को, कौन मार रहा है किसी? ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। और आज से नहीं, इनके यहाँ खून चढ़ा हुआ इनको कि किसी तरह पाकिस्तान बनाया था जहां हम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, जब अंग्रेज चला जाएगा फिर हमला करके हम मुगल डायनेस्टी तो हमारी है, हम फिर आ जाएंगे नवाब। लेकिन ये अपनी फौज के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हमारी फौज बड़ी ताकतवर है। कहाँ से सर? वो फालूदा इनके मिसाइल में कुछ भी नहीं है। बेकार की बात है। ये वो लोग हैं फौजी, आप दुनिया बता, अगर मैं कहूं कि इंडिया की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाने लग जाए तो आपको हंसी आएगी। ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, इनका फौजी बैंक लिमिटेड है, फौजी इनकी ट्रक चलते हैं। हर जनरल जो है जो बेईमानी नहीं करता, ही रिटायर्स एज अ मल्टी मिलियनेयर इन US डॉलर्स। ईमानदार जनरल, क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसा है कि आप लेफ्टिनेंट से कप्तान हुए 2 बीघा जमीन, कप्तान से मेजर हुए 3 कर्नल दे दो। वो साला जब तक कर्नल पहुंचता है उसके पास 200 एकड़ जमीन आ जाती है। ये लॉज में लिखा हुआ है। एक सारी जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके पास में बहुत जमीनें, बहुत सर, hundreds of millions of dollars in Swiss bank accounts. Just General Kayani, the last head of the ISI. You think ये आपका जनरल बदमाश शरीफ जो है ये क्यों कर रहा है? इसकी अपॉइंटमेंट एंड होने वाली है। हाँ, सो जंग चल रही, जंग के बीच में कौन करता है अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट? मैंने कहा मैं तो तैयार हूं, लेकिन जंग चल रही हिंदुस्तान से तो आप रिन्यू कर दीजिए। वो बेवकूफ़ रिन्यू नहीं करेगा, उसकी तो वैसे हवा खारिज हो जाती है कि अरे बाप रे बाप जनरल आ गया, माई बाप माफ कर दो। He'll renew that. This is being done by them to get that man a renewal. ये लोग कहते हैं उसका भाई मर गया था 65 में तो बदला ले। नहीं भैया, ये पाकिस्तानी पंजाबी जनरल, इनको सिर्फ US डॉलर नजर आता है। ये पाउंड स्टर्लिंग में भी खुश नहीं होते। सऊदी रियाल भी जो इनको मिलता है ना खैरात ज़कात में भिखारियों की तरह, वो कन्वर्ट करा के वहाँ भेजते हैं अमेरिका शरीफ। मैंने तो ये सुना कि थोड़ा डर है नवाज शरीफ साहब को कि कहीं राइल शरीफ कू ना कर दें जाते जाते। कू कर दिया सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सर। देखिए, टू बी वेरी सीरियस, कैरी लूगर बिल पास हुआ which was enacted into law. Senator Lugar and Job Secretary of State है। The US Congress determined, it's a law, the moment Pakistan's military takes over the affairs of government in Pakistan, automatically, not with a discussion, all US transfers of fund to Pakistan will come to an end. यानी हुक्का पानी बंद। That is Kerry Lugar bill. उसका बाईपास, अमेरिकियों को क्या पता किस टाइप के चोरों से डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर कू करेंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं किसी को कू हुआ। वो तो ज़ियाउल हक ने कहा था ना 4 जुलाई को, वो अमेरिकन एम्बेसी में शराब पी रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये भागे जा रहे थे और जाके कू कर दिया इन्होंने। अब कू होगा किसी को पता ही नहीं। आपको किसी ने टेलीग्राम दी कि कू नहीं हुआ? अगर कू नहीं हुआ तब बताइए। कू इज़ दी डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कराची में दुनिया का 8वां बड़ा शहर, पाकिस्तान फौज आप ही UPCP के महाजरों को कत्लेआम कर रही है। 200 बच्चा गायब है, डेड। कराची का मेयर पिछले 3 महीने से जेल में। आपने खबर सुनी कभी? कभी टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं किसको पीड़ी नहीं है इस बात की? वो कहते हैं भाई अनाउंस नहीं हुआ। अरे अनाउंस नहीं हुआ। कराची का मेयर ऐसे है, केजरीवाल साहब को जेल में बंद किया और किसी को पता ना हो। ये मुमकिन है? नहीं। आप ढूंढ रहे हैं कि वो कि लाहौर है पाकिस्तान। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब से दोस्ती करने की, उनको यहाँ बुलाया, उनके यहाँ चाय पर गए। देखें, कभी तो चोर को ले जाना पड़ता है ना, टू प्रूव द पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ प्लेड हिज कार्ड्स वेल। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके तरफ हमेशा से, हर प्राइम मिनिस्टर ने गुडविल शो की है। जवाहरलाल नेहरू ने,
इवन शास्त्री साहब ने, बाद में इंदिरा गांधी ने तो सब कुछ जीत के लुटा के दे दिया पाकिस्तान को 90,000 फौजी। इंडिया की पॉलिसी है टू कंटेन any tension with Pakistan and grow economically through the trade routes to Afghanistan and all that. पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है कि दिल्ली पे फिर से कब्ज़ा और मुग़ल सल्तनत हम बनाएंगे, और वो हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, सारे भाई लोग फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे और राज करेंगे। और मियाँ आपको तो पता है कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं को मार देता है यूं ही करके, चटाक करके, उसी में हर पाकिस्तानी पंजाबी बिलीव करता, फिर पिट के आ जाता, कहता यार ये किस गलत किस्म का हिंदू मिल गया होगा तुम्हें। उन्हें कहा नहीं भाई वो तो पारसी था मानिक शाह। अच्छा वो कौन? अच्छा वो सिख था। अरे वो हिंदू था ही नहीं कोई वहाँ इस पाकिस्तान में। लेकिन 3 बार जंग में हारे तो भी समझ नहीं आई। याददाश्त कमजोर है ना। तारिक फतेह साहब, और भी इल्जामात मेरे पास में, हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवालात का एक और। जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वो उरी का हमला हो, हमने किसी को नहीं भेजा, ये हिंदुस्तान ने अपने आप ही हमला। हाँ, आसमान से फरिश्ते उतर आए। वो कह रहे हैं ऐसी कुछ नहीं किया, आप ही उत्तों आ गया कोई, ये कोई बात हुई। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि इन्हें पाकिस्तान फोबिया है। अब ये भी इल्जाम पाकिस्तान के लोगों का, मेरा नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत नाराज हैं आपसे, आप हर बात में, और वो हमने उसका नज़ारा देख भी लिया कि कैसे आप पाकिस्तान को ठहर करते हैं। आप एक जगह आपने कहा कि पाकिस्तान गटर है, नाम है गटर पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो बलूचिस्तान है, उससे मेरे सारी ज़िंदगी का वास्ता है। 1967 से मैं उसकी आज़ादी के लिए अपने बलूच भाइयों के साथ लड़ रहा हूँ। मेरे कई दोस्त उसमें मरे, कई मेरे दोस्त मुक्ति वाहिनी में मरे जो बांग्लादेश की आज़ादी। तो बांग्लादेश की आज़ादी में मैं था, विच वॉज 60% पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, तो मैं तो प्रो पाकिस्तान हुआ ना। बलूचिस्तान विच इज़ 48% ऑफ द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, आई एम इन फेवर ऑफ देम। सिंधु देश की मूवमेंट में मैं उनके साथ हूँ, दैट इज़ अनदर 20% ऑफ पाकिस्तान। कराची का मेयर मेरा जिगरी यार है, कराची को मैं कहता हूँ कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई, तो मेरा इशू ये पाकिस्तानियों से नहीं है, मैं इनको पाकिस्तानी कहता नहीं हूँ। नहीं, आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। मैं अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता हूँ। 1965 की जंग की मैंने कहा नॉट अ पाकिस्तानी, आई एम अ पंजाबी, आई एम अ मुस्लिम, लेकिन आप आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट अ पाकिस्तान, देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान। लेकिन तारिक साहब, आप ये भी तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को, टेररिज्म को, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें कोई शक है क्या? देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई करूं। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन तो है ना पाकिस्तान, इट्स नॉट अ कंट्री। व्हाट आई मीन इज कि पाकिस्तान इज द कंपोनेंट ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स, द पंजाबी लैंडलॉर्ड्स, इडियट्स लाइक द डिफेंस मिनिस्टर, और वो जनरल जो है, इनका ट्विटर का जनरल है, जनरल बाजवा, और बेतहाशा इस किस्म के अहमक लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान टीवी पे गलत किस्म की उर्दू। आप कहते हैं 2 तरह के जनरल होते हैं वहाँ, विस्की जनरल और मुल्ला जनरल। देखिए, वो कैसा जनरल है जो विस्की नहीं पीता हो और थोड़ी सी खाने के बाद ब्रांडी? ये कैसा मुसलमान है जो शराब नहीं पीता? अब मिर्जा गालिब को आप कहेंगे कि वो शराब पीते थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना सुअर खाता था, शराब पीता, तो उसको तो कायदे आज़म बना दिया आपने। हम कहते हैं हमको बियर पीनी, तो कहते हैं काफिर। तो आप डिनाई करें।
लेकिन अगर पाकिस्तान के लीडरान की बात सुने तो नवाज शरीफ साहब या राहिल शरीफ ये सब लोग कहते हैं कि हम खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं। अरे छोड़िए साहब, ये इनको देखिए, ये छोटे छुट भैया टाइप के गुंडे नहीं होते हैं जो गुंडों के गुंडे होते हैं। वो बड़ा दादा कहता है अरे ये हमारा एरिया है, वो फिर छोटे से कहता है पप्पू ये गली तुम्हारी है, फिर वो पप्पू यूं घूमता अरे हमारा दोस्त है मारे। They are useless people, सर। इन्होंने जिंदगी में किताब नहीं पढ़ी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर में गार्डियन का कॉरेस्पॉन्डेंट जाता है, महल है जनाब, शेर मरा हुआ, चीता, हाथी, दांत निकले हुए, सर। उसने कहा आपके पैलेस में साहब रिसाला है कोई? अखबार एक नहीं था, किताब तो दूर की बात है। There was no book or newspaper in that house। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सबसे बड़ी किताब जो पढ़ी है ना वो होगी हाउ टू मेक फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी की, वो भी 1962 का एडिशन। अगर इनसे आप ये सवाल पूछें और 2 सेकंड में जवाब ना मिले तो झूठ बोल रहा है। आप उसे कहें विच बुक आर यू रीडिंग नाउ डेज, वो कहता क्यों इम्तिहान होने वाला है कोई? दैट्स द ओनली बुक दे रीड। चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फिर वो सर्टिफिकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो सब पढ़ रहे हैं। ईजाद कुछ नहीं कर पा रहे। ईजाद हिंदुस्तान में हर चीज़ हो रही। लेकिन जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं चाहे वो पठानकोट का हमला हो चाहे वो उरी का हमला हो, हमने किसी को नहीं भेजा, ये हिंदुस्तान ने अपने आप ही हमला। हाँ, आसमान से फरिश्ते उतर आए। वो कह रहे असी कुछ नहीं किया, आप ही उतों आ गया कोई। ये कोई बात हुई? कुछ स्टूपिड समझा हुआ हम लोगों को। ये मतलब हिंदुस्तान के लिबरल लेफ्ट वाले लोग मानते होंगे हमने इनको आंखों में देखा, आंखों में आग डाल के, ये तो प्राइम मिनिस्टरों को हैंग करने वाली कौम है। एक लियाकत अली खान किसी के बम फाड़ देते हैं, अपने प्रेसिडेंट्स की, अमेरिकन एम्बेसडर समेत जनरल जिया को उड़ाया, वो जुल्फिकार अली भुट्टो को उड़ाया, बेनज़ीर भुट्टो को उड़ाया। इनका तो एक्स्ट्रा वो करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है ना, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, आप जाओ फुटबॉल खेलो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मार रहे हैं आजकल। अब देखिए बांग्लादेश से 90,000 कैदी आए, इंदिरा गांधी ने तोहफा दे दिया। इन्होंने क्या किया उन 90,000 लोगों? उन्होंने कहा जाओ यार, उन्होंने कहा सर सानू लोग की मारने ने असी की करिए। उन्होंने कहा सर 2 साल से बैठे इंडिया ने कोई हमें पिस्तौल नहीं चलाने दी। उन्होंने कहा अच्छा सबको सब बलूचिस्तान भेज दो। 73 में द सेम मर्डरर्स ऑफ बांग्लादेश स्टार्टेड किलिंग इन बलूचिस्तान। जो 73 to 75 वहाँ वॉर हुई। आप बलूचिस्तान की बात करें ना, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि बलूचिस्तान में तो इंडियन की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वाले सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। करें क्यों? वो तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी मर्जी है। आपने ऑक्यूपाई किया ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 90 पाउंड अपना वजन सोने का तराजू में बैठ के बुड्ढे ने दिए कि 1936 में तुमको आज़ादी चाहिए कलात एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसने कहा हाँ सर, तो मेरा वजन जो है उतना सोना दे दो मुझे। ये उस गरीब लोगों का 90 पाउंड 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला आदमी फिर अपनी बहन को कहता है 10 मिलियन रुपए का वो दो, हीरे जवाहरात का। बहन भाई दोनों लूट के ले गए। Balochistan was an independent state by the Cripps Commission on August 4th, 1947, before India and Pakistan. जब ये सब हो गया तो उसने कहा अब आपको मैं फौज भेज रहा हूँ इन्वेट करने को। उन्होंने कहा सर आप तो हमारे वकील थे। उसने कहा वो तो आपका वकील था, अब मैं गवर्नर जनरल हूँ। तो he is the first person who ordered the invasion of an independent country. तो वाकई में बलूचिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं जैसे बताते हैं लोग? सर उससे ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने और ऐसे कि मेरे एज ग्रुप का कोई बलोच अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके नवासे को उठा के ले जाए, आप पहाड़ों में लड़ रहे हैं, आपकी बीवी को उठा के ले जाए, बोले अब 2 आदमियों ने आज रेप किया, आप नहीं आए तो 2 और करेंगे, तो आ जाइए आप सरेंडर करने। वो जैसे ही आते उसको शूट करके मार देते हैं, वो फिर रेप कैंप में चली जाती लड़की। तो जो बांग्लादेश में किया पाकिस्तान फौज ने, आज वो बलूचिस्तान में कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान के लोग इतने आपसे क्यों नफरत करने लगे हैं? नहीं करते सर, पंजाबी मुसलमान करता है
और वो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम देम, आई नो द ट्रूथ, और मुझे सच बोलने की आदत है। उनको झूठ सहने की वो आदत पड़ गई। या इसलिए कि वहाँ पर 2-2 बार जेल में रखा आपको? नहीं, मुझे जेल तो कराची में था, फिर मच बलूचिस्तान में था, उससे पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के पे इल्ज़ाम ये है कि ये वाहिद दुनिया की 400 नेशनैलिटीज़ में, 200 मुल्क और 200 और माइनॉरिटी ग्रुप्स में, इट्स द ओनली पीपल हु बैंड देयर ओन लैंग्वेज। पंजाब के एक स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब के मिडिल क्लास के फैमिलीज शर्मिंदा रहती हैं कि उनका बच्चा किसी के सामने पंजाबी बात ना कर ले। मुझे ये पता चला कि जब आपको कैंसर था, आप हॉस्पिटल में थे, तो दुआ पढ़ी जा रही थी कि ये जिंदा ना बचें। हाँ, वेबसाइट थी, उस पर आप क्लिक करें तो वो अरबी में एक दुआ आती थी कि या अल्लाह इस मोटे से आदमी को उठा ले। अच्छा, मैंने कहा कि भाई वो कर रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, वो ऊपर वाला इज एन लॉन्ग लीव ऑफ एब्सेंस। नहीं, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप ना हमारे साथ है सर। वो इस मामले में हम भगवान हमारे साथ है, क्योंकि अगर उनके साथ होता तो मैं मर चुका होता। और भी इल्जाम मेरे पास में, और जो जनता है इनके भी सवाल पूछेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में तारिक फतेह पर इल्जामात और सवालात का एक और। महमूद गजनी मेरा हीरो कहाँ से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर लेता हूं, आप कहे अरे तारिक फतेह आए थे, लूट के ले गए सब, माशाल्लाह। क्या बात। आप क्या चाहते हैं कि आपको भारत का सिटीजन बना दिया जाए? बन जाए तो ठीक है, वरना मैं अदनान सामी से तो बेहतर गाता हूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं तारिक फतेह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये जहां जाते हैं वहां माहौल खराब करते हैं। अब देखिए, अब तक तो मैं आपको पाकिस्तान के इल्जामात बता रहा था, वहां के लोगों की शिकायतें बता रहा था। हमारे गुलाम नबी आज़ाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि ये आदमी जहां जाता है माहौल खराब कर देता है, ऐसी बातें करता है, लोगों को भड़काता है। क्या कहूं उनसे? नहीं, लेकिन उनकी ये बात तो सही है। आप तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ISIS के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाते। ISIS के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मुझे ये गिला है कि वो दुनिया की सबसे आज़ाद मुल्क में रहते हुए जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस है, मैं चाहता हूँ कि ये भी उसी तरह जैसे फरीद ज़करिया हैं या सलमान रुश्दी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों में आगे आके नज़र आ रहे हैं। एक रिवाज निकला है कि अब सबको बुर्का पहना दो, और जब माएँ बुर्कों में बंद रहती हैं तो उनके बच्चे भी उतना ही विटामिन D डिफिशिएंसी में रहते हैं। वो कवानीन जो सऊदी अरेबिया की तेल की वजह से हिंदुस्तान पहुँचे हैं, जो उनके मौलवियों को तनख्वाहें मिल रही हैं, जो पैसा आ रहा है बाहर से, उससे हमारे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो अरूज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द डिप्राइव्ड क्लास। ये तो रूलिंग क्लास है। 800-900 साल मुसलमान ने यहाँ हुकूमत की, को हम दलितों की बात नहीं कर रहे। तो वो अपने ही हाथों में क्यों जंजीरें डाल रहे हैं? इसलिए कि जो लोग उनको सिखाने वाले हैं, अब जाकिर नायक हैं जी, बहुत फॉलोइंग है उनकी। बताइए। आप उनके बारे में कहते हैं कि इनकी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अच्छी शक्ल है, उन्होंने खुद ख़राब की हुई है। मुझे इस पर एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि दाढ़ी और मूछें रखें। ये जो मूछें उड़ाई हुई हैं मुसलमानों ने, ये सलफ़ी इस्लाम का इशारा है। ये जिहादी ताकतों का ताल्लुक़ है इससे, जो हिंदुस्तान में लोग समझे नहीं हैं। जिसकी मूछ नहीं है और दाढ़ी है, तब समझ लें कि यहाँ गड़बड़ है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैग है, दाढ़ी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप कभी कपड़ों पर कमेंट करते हैं? मैं बताऊंगा ना आपको कि अगर आप नाटसी झंडा सर पे पहनेंगे तो आपको लोग नाटसी कहेंगे ना। तो अगर आप इख्वानुल मुस्लिमीन का हिजाब, जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे यहाँ दुपट्टा है, मुसलमान क्या है,
हिंदू सिख भी दुपट्टा पहनते हैं पंजाब में, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन जब से अरबों के पास तेल आया, हिंदुस्तान में जो पूरी आज़ादी की मूवमेंट में मुसलमान औरतें मेवत और इधर उधर से बाहर निकल के आ रही थी, और आप देखिए 1950s में क्या उनकी पार्टिसिपेशन थी, अब क्या होता जा रहा है। अब आए दिन तो इल्जाम लग जाता है। देखिए आप कौन होते हैं तय करने वाले, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसी दाढ़ी रखेगा? मैं बताता हूं आपको। जब कोई सुसाइड करने वाला है तो आप क्या कहेंगे? यू हैव अ चॉइस टू जंप और नॉट टू जंप। आपका एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी टू प्रिवेंट अ सुसाइड। नंबर 2, आपके मोहल्ले में लड़के को हेरोइन के इंजेक्शन लगाने का होता है, तो बोले भाई चॉइस है, हम क्या होते होंगे कि हेरोइन ले ना ले। वो लड़खड़ाता अच्छा खासा MBBS पास करने वाला बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, क्यों? मोहल्ले वालों ने कहा इट इज ए चॉइस। तो कमाल है। आई हैव, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं मुसलमान हूं, एक तरफ है अल्लाह का इस्लाम, एक तरफ है मुल्ला का इस्लाम। मेरा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, ये बदनसीबों का मुल्ला का इस्लाम है। लेकिन कोई टोपी लगाए, कोई पजामा पहने, कोई कमीज पहने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर उस खाकसारों की यूनिफॉर्म थी, आपको याद हो RSS वालों की भी यूनिफॉर्म है, उस पर भी बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि चड्डी वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लाल टोपी वाले भी थे, ये फैशिज्म के सिंबल्स हैं। 1930s में मसलूनी और बाद में नाज़ी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी की यूनिफॉर्म्स होती थी। जिस लिबास से सऊदी अरेबिया के हिंदू हेटिंग कम्युनिटी का निशाना हो कि गज़वा हिंद करके, गज़वा वियतनाम नहीं, उन्हें कहा कि यौम आखिरत यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान होगा, और दूसरी जगह रोम यानी यूरोप में कोई क्रिश्चियन नहीं बचेगा। ये इस्टेब्लिश्ड हमारे मौलवियों की वो लाइन है कि ये होना है। उस डॉक्ट्रिन के मानने वालों का जो लिबास है मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मुझे मौलाना आज़ाद टाइप के कपड़े हज़ार आदमी पहने, मुझे क्या, बादशाह खान नहीं थे। अब कपड़े आपके कहने से पहने? नहीं, मेरे नाम से नहीं पहने। जिसने फैशिस्ट लिबास पहना, एज एन एंटी फैशिस्ट आई विल एक्सपोज हिम। आप नाम पर भी क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? सूरज रखें, चांद रखें। आप शम्स क्यों होते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम शम्सुद्दीन होते ना, तो फिर सूरज क्यों नहीं रख देते? शम्स और सूरज में फ़र्क है क्या? एक अरबी नाम और एक हिंदुस्तानी। उसने कहा हिंदुस्तानी नाम नहीं रखेंगे हम। मैं तो बच गया, मेरा नाम तारिक पता चला बाद में संस्कृत से, वरना मुझ पर भी इल्ज़ाम लगता था। मेरे माँ बाप ने क्यों रखा तारिक बिन ज़ियाद? स्पेन की ऐसी तैसी। तो आपने अपने बच्चों के क्या नाम रखे? नताशा है और नाजिया है, कहीं अरबी से टच भी नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं साहब, हम पे ये कभी इल्ज़ाम न लगाएं कि किसी अरब के जूते चाटने के लिए हम बैठे हैं। हमने देखें, अरब कह सकता है कि जहालत का दौर था। हमारे यहाँ तो गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी में ख़त्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन, दूसरे आगे चल गए थे। अशोका को गाँव में जहालत का ज़माना कहेंगे अशोका को? ये कौन बेवकूफ़ है? चंद्रगुप्ता मौर्य को कह रहे कि गाँव जहालत थी, और फिर आगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक और जनाब बाबर घोड़े पे चढ़ के हमें सिविलाइज करने। कौन होते हैं ये? किसने इजाज़त दी इनको यहाँ आने की? कौन है महमूद गजनवी? क्यों नहीं खड़े होके हिंदुस्तान के मुसलमान कहते निकलो यहाँ से? वो कहते गजनी, महमूद गजनी मेरा हीरो। कहाँ से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर ले तो आप कहें अरे तारिक पता आए थे लूट के ले गए सब, माशाल्लाह आला बन गए, क्या बात। लेकिन नाम बदलने का बहुत, आपको तो सड़कों के नाम औरंगजेब रोड मैंने सुना, आपने कहा कि मैंने बदलवाया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस मनहूस आदमी का जिसका नाम औरंगजेब था, जिसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बेटे को मारा, बहन को उठा के रेड फोर्ट से, जहां मोदी साहब ने तकरीर की, बहन को गर्दन से उठा के फेंक दिया कि तुम्हारा इश्क एक नॉन रॉयल्टी से हुआ कैसे? जिन लोगों को कत्ल की सजा होनी चाहिए थी, फांसी पर टंगना चाहिए था इस्लामिक शरीयत लॉ के तहत, उसको आपने कह दिया रज़ी औरंगजेब। अरे साहब, चड्डियां सीता था, उससे 2-2 रुपए आकर
इतना झूठ। हमने तो कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास दो ऑप्शन है, औरंगजेब का इस्लाम या दारा शिकोह का इस्लाम। किसने आके पट्टी पढ़ाई कि दारा शिकोह जैसा शरीफ आदमी, सूफी आदमी, जिसने उपनिषद और कैसे कैसे हिंदुइज्म के वर्क्स को पर्शियन में फिर वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, उसकी गर्दन उड़ा दी एक आदमी ने। कातिल की सजा क्या होती है सर आपके मुल्क में? वो ठीक है 70,000 नमाज़े जनाजा में भी आते हैं टेररिस्ट के लिए, वो और बात है, लेकिन सजाए मौत होती है ना। तो फिर कैसे बच गया औरंगजेब सजाए मौत के बगैर? कैसे रख दी सड़क उसकी? और कौन थे जो कह रहे थे कि औरंगजेब का नाम ना हटाओ? मेरे साहब के सामने बात तो करें। सत्यानाश हिंदुस्तान का किया इस शख्स ने। अपनी तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में घेरे में रख दिया था मकरान की नेवी ने, हमारे बलोचों ने। इसने आके उनको रिलीफ किया और उसके बाद 1710 में तो खैर ये मर गया, या 1708 में मरा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ। चलिए, अब तो खुश है कि उसका नाम बदल के ठीक है, अब्दुल कलाम साहब के नाम अब्दुल कलाम भी ठीक है, वो भी हमारे टाइप के मुसलमान हैं, जिसमें कहता माई काइंड ऑफ मुस्लिम। ये तामिल वामिल ये सब सर ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम अरब नहीं हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माँ बाप पढ़ पाते सब 5,000 साल से, पता नहीं हिंदू वर्ड होता भी नहीं होगा, लेकिन जो भी धर्म था उससे चले आ रहे। हम तो मोहनजोदारो की औलाद हैं सर। हमें अब 5,000 साल पहले हम शहर बना रहे और वो आगे पट्टी पढ़ा रहा है कि नहीं साहब 7वीं सदी से पहले जहालत थी दुनिया में। अरे भैया नहीं थी, तुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ होता है? पहाड़ों के अंदर काट के मंदिर बना दिए हमने। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको भारत का सिटीजन बना दिया जाए? बन जाए तो ठीक है, वरना मैं अदनान सामी से तो बेहतर गाता हूं। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाँ, एक एक करके। मोस्टली मोमडन्स बॉयज हैं, वो लव जिहाद को बढ़ावा देके हिंदू गर्ल्स को फंसाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बेवकूफ, मेरी बात सुने, ये बेकार की बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हर शख्स की ये राइट है कि उसे किसी और से इश्क करने से रोका ना जाए। जब तक हिंदुस्तान इस चक्कर में रहेगा कि मेरी बेटिया को कौन उठा के ले गया, जब तक आप यू विल स्टे इन दैट वेल। लव जिहाद आपको चाहिए, क्या हो रहा है? तो इट इज हैपनिंग द अदर वे अराउंड। जहां पाकिस्तान से आए हुए लोग आपके प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियंस को दबा करके चली गई, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू एज एन इंडियन शुड नेवर ऑब्जेक्ट टू अ बॉय एंड अ गर्ल फॉलोइंग इन लव, ये याद रखिए। सर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। पाकिस्तानी अपने आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। मोदी जी और भारत के लोग पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे। आपका क्या विचार है? टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। आप अगर मतलब फिएट की फैक्ट्री में सिर्फ फिएट बन सकती, मर्सिडीज नहीं बन सकती। चाहता हूं कि अब पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा के उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। नहीं, क्या क्यों होगा भाई? भूटान को नहीं आप हिंदुस्तान में ला रहे, नेपाल को नहीं ला रहे, तो इनको आज़ाद मुल्क होंगे। सिंध होगा, सिंधु देश होगा, आपका पड़ोसी होगा, आप वहाँ बगैर वीज़े के जाएंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन में घूमते हैं आप, नानी का मंदिर जो है बलूचिस्तान में, जहाँ हिंदू सिविलाइजेशन कई हिंदुस्तान के इलाकों से पुरानी है, लोग जाएंगे आएंगे। बादशाह खान के मुल्क में आप जाएंगे, पंजाब लाहौर में जाएंगे, आप जाके देखेंगे रंजीत सिंह का महल कहा था। ये जो खालिस्तान बोलने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये डिमांड करें कि लाहौर हो कैपिटल खालिस्तान का, तो मैं भी फिर खालिस्तानी हो जाऊंगा। धन्यवाद। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आरएसएस के, किसी हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर सच बोलने का मतलब है कि मैं हिंदू वो नेशनलिस्ट हूं, तो आई प्लीड गिल्टी। मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं।
बस सब कुछ आपने कह दिया, भारत माता की जय कहना रह गया। भारत माता की जय। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका एक और सवाल। लेकिन ये सब बातें आप जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उससे पहले भी कहते थे या अभी कहने लगे? अरे मैं तो शशि थरूर टाइप के पॉलिटिशियंस को, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि जो मोदी करते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। भाई अगर ठीक काम कर रहा है तो मैं पागल हूं कि ना करूं सपोर्ट? ये क्या बात है? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये पब्लिसिटी के लिए बेसिर पैर की बातें करते हैं। अब देखिए, ये सब लोग कहते हैं, हाँ कुछ भी आप कह देते हैं। अभी नाम बदलने की बात की, हाँ। कपड़े बदलने की बात की। आप कहते हैं कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान खुल के सांस ले सकते हैं। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं? क्या सऊदी अरेबिया, मुझे बताइए, कजाकिस्तान में ले सकते हैं? नहीं। तुर्की में आपने देख लिया? नहीं। ईरान के आयतुल्लाह को देख लिया? वो बोल ही नहीं सकते। सऊदी अरेबिया में, कतर में, इजिप्ट में, मोरक्को में, एक बेचारा इंडोनेशिया में से हमारा बचा हुआ, वहाँ भी भेज रहे हैं पैसे अपने मौलवियों को भेज भेज के तबलीगी जमात जारी तबाह करने। वरना इंडोनेशिया, वो भी देखिए उसमें इंडो लगा हुआ है साथ। बताते हैं कि लाहौर हिंदू सिटी है। हाँ, ये आपको नहीं पता था? राम के बेटे लव, या प्रोनाउंसिएशन में नहीं, केश और कुश, लव, कुश और लव, तो ये लाहौर और कसूर हैं। ऐसा ही है कि मक्का में मुसलमान ना हो, ये मुमकिन हो सकता है कि लाहौर में हिंदू कोई नहीं है? अभी मरा जाए तो उसके there is no incinerator या crematory to burn him। पाकिस्तान के हिंदुओं को दफन करना पड़ रहा है। आप लोग सो रहे हैं यहाँ बैठे, इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग। देखिए मोहल्ले में क्या हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। पाकिस्तान के ईसाई शहरों के ऊपर हमले हुए हैं। ईसाई लड़की ने, आसिया बीबी, कब से है जेल में? आज 7-8 साल हो गए ना। उसको जब गवर्नर गया बचाने के लिए, उसको शूट कर दिया उसके बॉडीगार्ड ने। आप किस किस चीज पे आप खामोश रहेंगे सर? यह आपके मोहल्ले में हो रहा है। आपके अपने घर के मोहल्ले में हो ना, आप सड़क पे निकल आए। लेकिन ये सब बातें आप जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उससे पहले भी कहते थे या अभी कहने लगे? अरे मैं तो यहाँ आया हूँ जब आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। मैंने तो नहीं सपोर्ट किया मोदी साहब को इलेक्शन में। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मेरी रुझान जो है दैट इज लेफ्ट ऑफ सेंटर। मैं तो शशि थरूर टाइप के पॉलिटिशियंस को, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि जो मोदी करते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। भाई अगर ठीक काम कर रहा है तो मैं पागल हूं कि ना करूं सपोर्ट? ये क्या बात है? देखिए, मोदी साहब पे जो इल्जामात हैं मुसलमानों के, वो झूठ साबित हो गए। वो अभी भी लगे हुए हैं। ओके, जब उन कानूनी तरीके से भी उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में उस ट्रेजेडी के बाद राइट बंद हो गया मुसलमानों के अगेंस्ट, जो हर साल सीजन होता था, एक दोनों तरफ के दादागिर निकलते थे, दंगा, जिन लोगों का काम ही दंगा फसाद था, वहाँ इकोनॉमी ठीक होती है तो दंगे फसाद ही चले जाते। अब ही इज ऑन द राइट पाथ। He has taken the correct position on Bangladesh। आप देखिए कौन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके बांग्लादेश में, जो इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, लेकिन 90% ऑफ इंडियन डोंट लाइक बांग्लादेशीज। क्यों? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि हाउ टू अकोमोडेट एक मुस्लिम कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म बिलीव करता है। 52 कंट्रीज में से एक है। बहादुर प्राइम मिनिस्टर, खटाखट मर्डरर्स को उसने टांग के रख दिया। जो किसी में दम नहीं है वो कर रही है। He went there to consolidate the ties that India has in liberating and giving Bangladesh the rightful place in history. He did the right thing. और
कितने साल हो गए उनको सर? यहाँ तो कुछ प्राइम मिनिस्टर थे तो 15-15, 20-20 साल रहे, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया क्योंकि आपके बच्चे किसी को हिस्ट्री का नहीं पता। मैं आपके JNU में गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट साउथ एशियन स्टडीज में स्टूडेंट को बलूचिस्तान का नहीं पता था। ये किस टाइप का ग्रेजुएट निकल रहा है वहां से? JNU के स्टूडेंट्स को ये सरकार देशद्रोही कह दे, उन पर इल्जाम लगा दे, तो ये अच्छी बात है? नहीं, वो गलत बात है। वो कुनैया तो इन्हीं ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। ये तो जब आप पागल हो जाएं और गाय के बेसिस पे पूरी मूवमेंट चलाएंगे तो पागलपना हो जाएगा। बट ये मोदी साहब कर रहे हैं क्या? उनके भाई वो तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। देखिए, एक तो टीम नहीं है, एक ये भी फैक्टर होता है एडजस्ट करने में। और माशाल्लाह आपकी ब्यूरोक्रेसी सर, क्या बात है। हर फाइल के ऊपर 5000 फाइलें, तो एक फाइल निकले पता नहीं 7 आदमी निकलते हैं फाइलों के साथ। आप कोई सरकारी काम करके, आपको पता है वीज़ा इंडिया का लेना कितना मुश्किल है? इसलिए नहीं पता क्योंकि इंडिया का सिटीजन वीज़ा लेता नहीं है। तो उनको क्या पड़ी है कि जो नॉन इंडियन है वो मर जाता है वीज़ा लेते लेते, रोने लग जाता है कि क्या आपको मुश्किल होती है वीज़ा लेने में? मेरा वीज़ा 15-20 दिन रुका रहा साहब। यहाँ तो लोग कहते हैं कि आपको रॉ पैसे देती है, वो आपका वीज़ा करवा देगी। मुझे आज एक टाटा वालों ने दिया है, वो रॉ का कोई नया आया है, वो परफ्यूम। मैं उसको पता नहीं कहाँ, ये जेब में है साहब। मैंने कहा ये आइडेंटिटी कार्ड मैं कहूँगा मेरा रॉ। मैंने हाँ, वो मुंह पे कहते, मैं कहता हूँ हाँ। रोज आता है ट्रक और रुपयों से भरा हुआ, उसमें 2-2 भक्ति साथ आते हैं और बीवी से कहते हैं नरगिस बीवी पैसा आया, गैराज खोलो। वो खोलती हैं और वो लेके भर भर के अंदर डालते हैं। मजा कर रहे हैं? तुमको बड़ी पीड़ है, तुम भी रॉ ज्वाइन कर लो। तुम तो वैसे बिकाऊ माल है, पूरा मुल्क तुम्हारा भीख पे चलता है। चीन का पैसा, अमेरिका का पैसा, सऊदी अरब का पैसा, कतर का पैसा, दुबई का पैसा। तो जो फकीर हैं वो दूसरे को तो ना कहें कि यार तू क्यों भीख मांग रहा? आज जनता चलो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इंडिया में हर मुसलमान को सांस लेने की इजाज़त है। और फिर आप सर इतना कुछ कहते हैं तो आप यहाँ की सिटीजनशिप क्यों नहीं मांगते? भाई देखिए, लड़की ने सवाल सही किया। मैं आपको You will not believe it that there is no law to apply for citizenship. वो बरमदा मुक्ति को इंडिया में असाइलम देने का कानून नहीं मिल रहा इंडिया को। भाई इसको कैसे लेके आए? ये भी हमारी एक, क्योंकि नॉन इंडियन को तो ये अफेक्ट नहीं करता ना, तो इंडियन सब खुश हैं। लेकिन जो यहाँ पनाह लेने आता है वो कहाँ जाए? वो काठमांडू में बैठा हुआ है, वहाँ पाकिस्तानियों ने इनको पॉइजन किया है इनके खानों में। पीपल हु आर नाउ गेटिंग, सिंधी नेशनलिस्ट are getting medical treatment over here with mercury poisoning done in Kathmandu by ISI. तो आप जिस दिन मुझे रास्ता बता दें, आई विल अप्लाई। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा, वो पूछ रहे थे कि कैंसर कैसे हो। मैंने कहा सर मैं अदनान सामी से बेहतर गाता हूँ, मुझे बताइए, रास्ता बता दीजिए। आई वुड टेक इंडियन सिटीजनशिप। आप कहें मैं आके यहाँ सेटल डाउन भी हो जाऊँगा, मेरे पास 5-6 साल और बाकी हैं। फ्रंट फुट पे खेलेंगे, 9 नंबर का खिलाड़ी तो मारता है वैसे ही। आपको ISI से डर नहीं लगता? अब क्या डरेंगे सर, 67 के हो गए, अब डरना क्या है? मतलब 25 साल का आदमी हो तो बोले यार बड़े होके डॉक्टर बनना था, साले ISI ने मार दिया। अब मैं क्या बनूंगा? बड़े होके मैं क्या बनूंगा? तो मारना जिसको मार ले। हम भी पंजाबी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम असली पंजाबी हैं। आप सर अभी आपने बोला कि आप अदनान सामी से बेहतर गाते हो। सर प्लीज 2 लाइन सुना दीजिए। अरे यार वाह, सुना दूं? वाकई जरूर जरूर। ये मैंने अपनी बीवी के लिए गाया था, और ये 19 अर्ली 70s में। ये आप चला भी देंगे टीवी पे? जरूर। ओह माय गॉड। अच्छा गा दें? बाकी खड़े होके गाना चाहते हैं प्लीज गाइए। माइक वाइक दो यार, ताकि हम ऐसे लगे अदनान सामी। अच्छा
और साथ में गाएंगे आप लोग। हाँ, तारिक साहब, हर तरह के इल्ज़ाम हमने लगाए और जैसा आपका स्वभाव है, अंदाज है आपका, आपने हर चीज़ का खुल के जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज मुनव्वर राना का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कंट्रोवर्शियल तारिक फतेह पर। हमने उनसे पूछा पाकिस्तान के लोग उनसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। हमने उनसे पूछा उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और ये भी पूछा कि क्या उनको डर नहीं लगता वो ऐसी बातें करते हैं। तारिक फतेह ने, जैसा उनका तरीका है, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने शायर मुनव्वर राना के फैसले का। एक बहुत मशहूर शेर है ज़फ़र गोरखपुरी का कि कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। ये अदालत है, जहांगीर का दरबार नहीं। बहुत अच्छी बहस करते हैं, कहानी को खूबसूरत मोड़ देते हैं, किरदारों के साथ इंसाफ भी करते हैं, लेकिन कहानी को इतने कड़वे कलम से लिखते हैं कि कागज़ का मुंह ख़राब हो जाता है। संजीदगी से अचानक हंसी की तरफ आ जाते हैं। आपकी अदालत से ज़्यादा आपको लाफ्टर शो में शरीक होना चाहिए। मैं अपने फैसले में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी हुआ उसको भुला देना है। आज से तय है कि दुश्मन को दुआ देना है। आ मेरे यार फिर एक बार गले से लग जा, फिर कभी देखेंगे क्या लेना है क्या देना है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि तारिक फतेह इसी बेबाकी से, इसी खुलेपन से अपनी बात कहते रहेंगे। उनके मन में कभी किसी तरह का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी अदालत में हम उनको फिर से बुलाएंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।